आपने बुखारी साहब करप्शन की बात की। कई दिनों से बीजेपी के नेता भी और कुछ और तरह से कुछ और भी लोग वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो एक बिजनेस चला रहे हैं, ट्रांसफर बिजनेस है, उसमें करप्शन कर रहे हैं। इवन के बहुत एलिगेशन, स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस उनके टॉप लीडर्स भी लगा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि करप्शन इस लेवल पे? देखिए, करप्शन ऊपर की लेवल से नीचे की लेवल तक करप्शन पूरा है। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। करप्शन सिस्टम में ब्रीड तब होता है जब अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। मिनिस्टर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे वो कोई ऐसी क्यों, हमारा तो कोई सरकार के साथ लेना देना है नहीं। बीजेपी के चूंकि 29 एमएलए हैं तो वो शायद ये कह सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये सब एमएलए मिलके एक बात पे इकट्ठे हैं। जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी यहाँ कायम हुई थी 2018 में, जब पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, 17,000 ग्रास रूट पे पंच सरपंच बने थे। कोई इलेक्शन, वो सब ग्राम सभाओं के पावर्स सब एमएलए एग्जर्ट कर रहे हैं। तो जब वो होता है तो करप्शन तो ब्रीड करेगा ही। ये तो सब देखिए, इसमें बीजेपी भी बराबर की शरीक है, इसमें ये भी शरीक है। ग्राम सभा जब नहीं है, ग्राम सभा वालों को पता है कि एमएलए को पता है किस गांव में क्या करना है, कौन सा काम उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है। आप ये देखिए, जो शेड्स मिल रहे हैं गांव में या शहरों में, जो घरों के लिए मिल रहा है, वो भी पिक एंड चूज से मिल रहा है। ठीक है, एमएलए ही पिक एंड चूज कर रहे होंगे तो आम लोगों को तो मुसीबत ही है ना। वो बीजेपी वाले पिक एंड चूज करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पिक एंड चूज करें, आम लोगों को तो मुसीबत है ना। मैं आपको श्रीनगर की बात बताऊंगा। इवन मैग्डमाइजेशन जो होती है, किस गली की करनी है, किस गली, जिस गली ने इनको वोट डाला है और जहां उनको लगता है अपोजिशन वालों को वोट इस गली से पड़ा, उनको मैग्डमाइजेशन नहीं होती है। उनके पॉट होल्स कोई रिमूव नहीं करता है, उनकी बिजली के खंभे कोई नहीं लगाता है, उनकी पाइपलाइन पानी की कोई नहीं चेंज करता है। अच्छा बुखारी साहब, आपने कहा कि गवर्नेंस नहीं है। बीजेपी के जो एलओपी हैं सुनील शर्मा, वो तो अब खुलेआम बोल रहे हैं कि ये सरकार जो है ये 5 साल नहीं चलेगी। मैं आपसे, क्योंकि आप उनका अपना पार्टी का अपना है, आप क्योंकि आप भी सियासत देखते हैं, हालांकि अभी असेंबली मेंबर नहीं, लेकिन एक पार्टी के प्रेसिडेंट है आप, क्या लगता है आपको कि ये 5 साल चलेगी या आपको लगता है कि पहले? ये सरकार तब तक चलेगी जब तक इनके वर्कर का इंटरेस्ट सफाइस हो रहा है। चूंकि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है उसके 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। बीजेपी वालों की शिकायत यही है, उनकी 4 ही उंगलियां घी में है, उनकी 5 नहीं है। वो उनका रोना धोना यही है कि उनके वर्करों की 4 उंगलियां घी में है और उनका सर अभी कढ़ाई में गया नहीं है। तो बाकी तो तब तक ये चलेगी जब तक उनका सेल्फ इंटरेस्ट मीट हो रहा है, इनके लीडरों का सेल्फ इंटरेस्ट मीट हो रहा है, तब तक कोई नहीं निकालेगा। जिस दिन नहीं होगा 24 घंटे में गिर जाएगी। नहीं, क्योंकि आगा रोहला जैसे लीडर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो तो अपनी पार्टी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसी नज़र पे लगे हैं कि आगा जैसे लोग जो हैं, अगर असेंबली मेंबर कुछ उनके साथ जुड़ जाए तो आपको लगता है कि कुछ खेला हो सकता है? कुछ खेला नहीं हो सकता है। आगा साहब उतना ही बोलेंगे जितना उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बर्दाश्त होता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बर्दाश्त की कुव्वत है आजकल। नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी कुछ बर्दाश्त करती है। आगा साहब भी 4 कदम जब चलते हैं फिर 2 कदम पीछे भी आ जाते हैं। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि आगा साहब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ेंगे। चोली दामन का साथ है, ये तो कहने के लिए है, कश्मीरी कहावत हम तो दम। बाकी वरना अगर उनको लगता है इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस खराब है तो ही शुड हैव रिजाइंड फ्रॉम दैट पार्टी एंड गॉन टू पीपल एंड सॉट अ न्यू मैंडेट। ऐसा मुझे कोई आसार नहीं लगते हैं। आप कभी वहाँ गए यहाँ गए, लेकिन वही मैंने कहा ना, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है लद्दाख पे। लद्दाख में कहा जा रहा है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर आ सकता है, असेंबली वहाँ पर बन सकती है। हालांकि अभी ये
पब्लिकली नहीं हुआ लेकिन ऐसे कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने मांगा क्या वो उनको मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक लद्दाख की बात है, और क्या ये एक एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर? हमें सीख लेनी चाहिए लद्दाख से। देखिए, लद्दाख में भी हमारी तरह ही बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम है। वहाँ पर भी दो समुदाय के लोग हैं, बौद्ध हैं और मुसलमान हैं, और शायद दोनों के खींचातानी ऐसी ही चलती है जैसी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चलती है। लेकिन जहाँ लद्दाख की बात आती है, वहाँ लेह और करगिल वाले एक हो जाते हैं हकूक़ के लिए। बदकिस्मती हम जम्मू कश्मीर की ये है कि हम किसी चीज़ पे भी एक नहीं होते हैं। मैं आज ये मुनासिब मौका समझता हूँ, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ, हम सबसे छोटी जमात हैं और शायद इनमें से कोई हमें कोई किसी खाते में लेती ही नहीं है, लेकिन इनका लेना ना लेना कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक भी अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा 370 के बाद किसी ने दिलाया, वो अपनी पार्टी ने दिलाया, जब हमने ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया और डोमिसाइल लाया। 15 साल के लिए लाया हम नहीं, जिसकी वजह से बाहर के लोग यहाँ ज़मीनें नहीं खरीद पा रहे हैं या बाहर के लोग नौकरी नहीं कर पा रहे। मैं आज भी इनको वॉलंटियर करता हूँ, हम आप सब के पीछे पीछे चलेंगे। एक कॉमन प्लेटफार्म बनाइए, जो हमारी रियासत स्टेटहुड है या हमारे काडर है, जम्मू कश्मीर का काडर वापस करने के लिए, या हमारे बाकी हुकूक जो हैं, आप उसको 371 का नाम दे दो, आप इसको कोई भी नाम दे दो, या यही डोमिसाइल को 50 साल करने का नाम दे दो, जो भी है, उसके लिए जब तक एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ क्या है, हर जमात सोचती है मैं अलग क्रेडिट ले लूँ। अगर मैं सबके साथ मिलके ये काम हो गया तो मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा? ये क्रेडिट एक इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता, और ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि सभी जमातों को एक होना पड़ेगा, सभी लीडरों को एक होना पड़ेगा। इस मुद्दे पे हमारी इख्तलाफ, मतलब आप मानते हैं कि ऑल पार्टी एक डेलीगेशन भी प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में मिल सकता है? शुड करना चाहिए, और उसमें लीड लेनी है जो पावर में है। जो लोग पावर में हैं उनको लीड लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है। मैंने ऐसा ही एक सुझाव इनको दिया था तब भी, जब चीफ मिनिस्टर के पावर क्रिटेल किए गए थे, उस वक़्त भी हमने सुझाव दिया, और हमें उस वक़्त वापस भी आया। तारिगामी साहब का फ़ोन आया, मुझे अभी भी याद है कि 7 अगस्त को उन्होंने मीटिंग रखी जी थी उस वक़्त, तो लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने वो मीटिंग फिर लास्ट मोमेंट कैंसिल की। अगर उस वक़्त भी ऑल पार्टी हुआ होता तो आज ये चीखने चलाने की बातें ही नहीं होती कि मेरे पास पावर्स नहीं है अब या नहीं। जब आप उस वक़्त किसी के साथ नहीं चले तो फिर यू नेवर वांटेड। 2 सवाल और रहेंगे। आप शराबबंदी की मांग कर रहे हैं और आपने कई स्टेटमेंट अभी दिए हैं। सरकार ये कहती है कि देखिए, लोगों की बहबूदी के लिए हमें पैसा भी चाहिए, और पैसा इतना नहीं है, गरीब स्टेट है, आपको पूरा पता है, तो कैसे हो सकता है? 3,500 करोड़ रुपया जब हम सुन रहे हैं रेवेन्यू आता है जी, जो शराब से हमें आमदनी मिलती है स्टेट को, 3,500 करोड़ है। आपने उमर साहब का खुद ही सुना होगा, शुक्रिया किया, 5,000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको 4 दिन पहले फाइनेंशियल ईयर के दे दिया। जहां 5,000 करोड़ उन्होंने वो दे दिया, तो इतनी हिम्मत तो मुझे लगता है भारत सरकार में भी है, और दिल्ली में तो हमेशा ही जम्मू कश्मीर के लिए दिल खोल के मदद करने की है। उमर साहब ये ले लें, हम उनको कहते हैं वज़ीर, जितना हम वज़ीर-ए-आज़म हिंद को जानते हैं, और इस वक्त का जो सिस्टम है जो वहाँ चल रहा है, उस हिसाब से इनको वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। दे विल बी पूरे 3,500 करोड़ रिएम्बर्स इनको हो जाएगा। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा आपकी पार्टी के बारे में। आपकी पार्टी वजूद में आई जब ये धारा 370 हटी, उसके बाद कुछ खास कमाल कर नहीं पाए आप। आगे क्या लगता है आपको लोगों का, क्योंकि आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि लोगों की सोच आपकी पार्टी के बारे में बदली है, और आप क्या नया उनके लिए करने जा रहे हैं? समीर साहब, 2 चीज़ें हैं। जब हम 370 के बाद पहले लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रास्ता खोला। हमने रास्ता अपने लिए नहीं खोला। देखिए, आपको मालूम है 5 अगस्त के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता था, कोई भी नौकरी कर सकता था।
स्टेटहुड चली गई थी, लोग हमारे नौजवान बुजुर्ग जेलों में थे, परेशानी का माहौल था। अगर हम उस वक्त इसलिए आ गए आए क्योंकि जो रिवायती जमातें थी इन्होंने चुप्पी साधी, इन्होंने कोई बात नहीं की, तो हमने अपना फ़र्ज समझा, अपना रेपुटेशन, अपनी इज़्ज़त दाव पे लगाई, और तो हमारे पास कुछ नहीं था। कम से कम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 15 साल के लिए मनवाया ये कि डोमिसाइल लॉ, और ये दो चीज़ें हमने मनवाई। हमने अपने लिए तो कोई चीज़ नहीं लाई, हम वो तो लोग तो है नहीं कि हम जाके अपने लिए इक़्तिदार लाए। नंबर एक, हमारे खिलाफ लोगों जो हमारी सियासी हरीफ थी इनके पास कुछ नहीं था। देखिए, दे कुड नॉट से कि अल्ताफ़ बुखारी रिश्वत खाता है, दे कुड नॉट से कि अल्ताफ़ बुखारी किसी बंगलिंग में इन्वॉल्व है, अल्ताफ़ बुखारी चोर है। तो इनके लिए बेहतरीन था टू बीट मी ओनली विद दिस कि ये जी दिल्ली के साथ मिला हुआ है। मुझे बताइए, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से मिलना और अपने मुल्क के होम मिनिस्टर से मिलना क्या, आज उमर अब्दुल्ला भी तो मिलते हैं, सभी मिलते हैं, महबूबा जी आज थकती नहीं है, या बीजेपी वाले ओपनली मिलते हैं। तो हमें उस वक्त इनको लगा कि ये बेहतरीन था। गुस्सा दिल्ली का था, बीजेपी का भी गुस्सा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता था इन्होंने ही हमारा सब कुछ छीन लिया। तो वो गुस्सा नज़ला हम पे गिरा। नई जमात भी थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, और शायद ये भी बात है कि हमने जो बोला वो बिल्कुल इतना सच बोला जो जिसे कहते हैं ना, कोरा सच बोला। लोग कोरा सच सुनने के आदी भी नहीं है, और सच हजम करना मुश्किल भी होता है। आज 2 साल हो गए, आज लोगों को समझ आ रहा है। आज लोग खुद हमें कहते हैं नहीं साहब, जो आप लोग बोल रहे थे वही सच है, वही ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने हमें धोखा दिया। वही आज पीडीपी वाले भी कर रहे हैं, वही है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जूं जूं इलेक्शन नज़दीक आएंगे ये दिल्ली को फिर गालियां निकालना शुरू करेंगे। क्यों? इन्होंने पिछले 75 साल में यही किया। हमारी पॉलिसी इसमें है, जब तक ना दिल्ली और कश्मीर एक ही पेज पे हो, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर एक ही पेज पे हो, जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ इतनी करीबी ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि एक साइड में चाइना है, एक साइड में पाकिस्तान है। मैं दिल्ली को भी हमेशा कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, अपने लोगों के साथ डायलॉग करो। जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप एतमाद में नहीं लोगे, तब तक इनके दिल से वो खटक नहीं निकलेगा जो उनको लगता है हमने क्या किया था कि हमारी स्टेटहुड ले गए, हमने क्या किया था हमारी आइडेंटिटी ले गए, हमने क्या किया था कि हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ले गए। क्योंकि एक मुल्क के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इतनी हसास जगह जहाँ दो आपके सबसे बड़े विरोधी बॉर्डर कर रहे हों, वहाँ के लोगों में अगर हताशा है उसको दूर की जाए, उसको दूर किया जाए। और उसी सिलसिले में हमने किया। आपका सवाल था आपकी पार्टी का क्या है। हम तो लोगों के लिए निकले थे। आज भी हमें लगता है हमारा रोल जो 2020 में था उतना ही इम्पोर्टेंट आज भी है। आज भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों की बात कोई नहीं करता। और मैं लोगों को आज भी कहता हूँ कि अगर कभी भी अपनी पार्टी की सरकार आई, एक चीज़ तो वाजह है ना कि हम किसी ख़ानदान को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारी जमात में ख़ानदानवाद तो है नहीं, हम तो कॉमनर्स हैं। एक प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपना एक रीजनल प्लेटफॉर्म उनको बने जो किसी ख़ानदान के मातहत नहीं हो। यहाँ जो लोग आते हैं, जिन लोगों यंगस्टर्स को हम जोड़ते हैं, हम उन सब को बोलते हैं कि भैया वो तो मजदूरियाँ हैं। क्यों? ख़ानदानवाद में आप ख़ानदानों के लिए लड़ते हो, काम करते हो। यहाँ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है और जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, रीजनल प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए जो सेंट्रल जमातें जो है, ऑल इंडिया जमातें हैं, उनके साथ जो भी सेंटर में वो ताल्लुकात खुशगवार रखे, ताकि फ्री फ्लो ऑफ फंडिंग हो जाए, ताकि हमारी जो कुदरती वसाइल हैं उनकी हार्नेसिंग में हमें अपना हिस्सा मिले, हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा देने में, हमारे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने में हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।